स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। इस चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस एंड नेसेसिटी क्यों ज़रूरत होती है हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एंड कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कितने दल हैं जो काम कर रहे हैं इस समय। और उसके बाद जो हम आज टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो है हमारा टॉपिक जो है वो है नेशनल पार्टीज़। यानी कि जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो अपने कामों को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले बात करेंगे वो शुरुआत में हम देखेंगे कि विश्व के जो संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 2 टाइप की होती हैं। देखिए संघीय इकाइयाँ जो होती हैं, संघीय इसमें सिर्फ एक इकाई ही अस्तित्व में जो दल हैं, यानी कि जो पार्टी है वो केवल एक ही इकाई में अपना अस्तित्व रखती हैं, या अनेक या संघ की सभी इकाइयों में स्थित रखने वाले दल होते हैं। भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति हैं। कई पार्टियां हैं पूरे देश में जो फैली हुई होती हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। और देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारी तो ये जो इकाइयां हैं राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, रणनीतियां हैं, वो ही इनको मानती हैं, इनके कार्यक्रमों को जो ये पार्टीज़ बनाती हैं उनके। और देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होता है, ये तो पता ही है सबको कि इनको एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। इनको पंजीकरण कराना पड़ता है अपना, और आयोग के सभी जो दल हैं उनको जो इलेक्शन कमीशन है वो इक्वल तरीके से बिल्कुल मानती है। वहाँ पर उनके ये नहीं है कि इस पार्टी को 100 वोट मिले हैं, 50 मिले हैं या 5 मिले हैं। जितने भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं इलेक्शन कमीशन सभी को सेम यानी कि इक्वल तरीके से ही मानता है। पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है, यानी कि जो पार्टीज़ बहुत ज़्यादा जो रनिंग में है या जो नेशनल पार्टी का जिन्हें अलग से सिंबल मिला हुआ है, उनको ये कुछ विशेष अधिकार यहाँ पर दे दिए जाते हैं और इन्हें अलग से चुनाव चिन्ह दिया जाता है, और जिसका प्रयोग पार्टी जो है वो अधिकृत उम्मीदवार ही करते हैं। और ये जो उनका एक विशेष अधिकार इनको मिल जाता है, उसका लाभ जो है पार्टी जो हैं जिनकी मान्यता प्राप्त पार्टीज़ हैं उनको ही मिलता है, और इसीलिए इसको मान्यता प्राप्त दल या पार्टी भी कहा जाता है। देखिए चुनाव आयोग ने कुछ स्पष्ट नियम बनाए हुए हैं कि किसी भी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट या कितनी सीटें जितनी होंगी उसको मान्यता प्राप्त दल बनाने के लिए। जब कोई पार्टी देखिए इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए यहाँ पर, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का यानी कि कुल वोटों का 60% या उससे ज़्यादा वोट हासिल करती है, समझ रहे हैं, या फिर कम से कम 2 सीटों पर जीत अपनी दर्ज करती हैं, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हैं आप यहाँ पे बात। देखिए या तो कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में जो वोट होते हैं उसका 60% जो वोट हैं वो मिल जाए, या फिर कम से कम 2 सीटों पर उनकी जो जीत है वो उनको प्राप्त हो। क्या करने के लिए? उनकी जो मान्यता प्राप्त जो पार्टीज़ हैं वो बनने के लिए। देखिए अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% वोट हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर अपनी जो जीत है वो हासिल कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। और देखिए इस वर्गीकरण में यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें जो क्वालिफिकेशन है इसका क्लासिफिकेशन है वो है कि 2006 में देश में 6 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल थे। इनमें से कुछ अब इम्पॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन अब ये 6 नहीं हैं, अब इनको 7 जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनकी जो काउंटिंग है वो 7 हो गई है।
तो देखिए इनमें से जो हमारे मेन जो 7 पार्टीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जल्दी से बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली जो पार्टी है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। देखिए ये जो पार्टी है वो लॉन्च की गई थी 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी के लीडरशिप में, और इसको जो रिकॉग्नाइज पार्टी का जो दर्जा मिला वो 2016 में मिला। इस पार्टी का जो सिंबल है वो है फ्लावर और ग्रास, और इसने कमेंट किया था इस पार्टी को कि सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। और देखिए ये जो पार्टी थी वो जो वेस्ट बंगाल में पावर में आई 2011 में, और जो इसके और भी जो इस पार्टी के जो शाखाएं हैं वो जो काम कर रही हैं अपनी, वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में हैं। और जो जनरल इलेक्शन जब इनके यहाँ हेल्ड किए गए थे 2019 में, तब इन्हें 4.7% जो वोट थी वो मिले और 22 सीटों पर इन्होंने अपनी जीत को दर्ज कराया, और तब ये कहीं जाकर के 4th लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा की बन गई। उसके बाद आता है बहुजन समाज पार्टी BSP। ये तो सभी ने नाम सुना ही होगा, सभी बच्चों ने। तो देखिए इसको 1984 में फॉर्म्ड किया गया था अंडर लीडरशिप ऑफ काशीराम। और देखिए बहुजन समाज पार्टी जिसमें दलित और आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को शामिल किया गया था, उनके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का जो प्रयास था और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कि प्रतिनिधित्व करने का जो दावा था वो किया गया था। और ये जो पार्टी है, पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। इसमें दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बहुत और उनकी सुरक्षाओं के लिए बहुत सारे मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाया गया। और इस पार्टी का जो मुख्य आधार है वो उत्तर प्रदेश में है, और इसके बाद ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली। और देखिए इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कई पार्टीज़ के सपोर्ट से अलग अलग समय पर ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी है ये भारत में, उत्तर प्रदेश में कई बार अपनी सरकारें बना चुकी हैं। और लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे 2019 में, तब इन्होंने 3.60% जो वोट थे वो प्राप्त किए और लोकसभा की 10 सीटों पर अपनी विजय इन्होंने प्राप्त की। देखिए जो नेक्स्ट पार्टी हमारी आती है वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो 1980 में फॉर्म्ड की गई थी, और जो ये पार्टी है भारतीय जनसंघ के नाम से पहले जानी जाती थी, जिसे 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म्ड किया था। देखिए ये जो पार्टी है ये ज़्यादातर क्या है कि भारत की प्राचीन जो संस्कृति है, उसके जो मूल्य हैं, उसको प्रेरणा लेकर भारत को एक स्ट्रॉन्ग भारत बनाने का जो उनका लक्ष्य है उसको वो लेकर के चल रहे हैं। और देखिए ये जो पार्टी है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हिंदुत्व है उसको एक प्रमुख अपना तत्व मानती है। और देखिए ये जो पार्टी है ये दीनदयाल जो उपाध्याय जी हैं उनके जो विचार हैं अंत्योदय उसको लेकर के चल रही है कि जो बिल्कुल मनुष्य जब डिक्लाइन पर हो जाता है, बिल्कुल जहाँ पर अंत हो जाता है, वहाँ से शुरुआत होती है। और देखिए जो कल्चर है भारत का, यानी कि जो राष्ट्रीय हमारी कल्चर है हिंदुत्व, ये बहुत ज़्यादा वो अपने इसमें इम्पोर्टेंट मानते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की, वह एक प्रमुख तत्व है। और देखिए ये जो पार्टी है ये फुल जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पार्टी जो है वो जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा दिलाने के बिल्कुल खिलाफ है, यानी कि ये इसको मंजूरी ऐसी नहीं देते हैं। और देखिए यह देश में सभी लोगों को एक समान नागरिक मानने का भी दर्जा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग अपना धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं, है ना, उसके बहुत ज़्यादा ये खिलाफ हैं, उसको रोकने के ये पक्ष में है। और देखिए 1990 के दशक में इसको समर्थन का जो आधार था काफ़ी व्यापक हुआ, और पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही ये जो पार्टी थी ये सिमटी हुई थी। लेकिन 1998 में ये जो पार्टी थी, इस पार्टी ने इस 19 के जो दशक में दक्षिण पूर्वोत्तर और देश के ग्रामीण इलाकों में अपना बहुत ज़्यादा जो आधार था वो बनाया।
और इन्होंने गठबंधन के कई नेता की हैसियत से इस पार्टी ने 1998 में ये सत्ता में आई, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जब 2019 में इलेक्शन हुए तब इन्होंने 303 जो मेंबर थे इनके ये उभर करके आए और लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने अपना जो रोल था वो बहुत अच्छा प्ले किया। और उसके बाद जो एनडीए गवर्नमेंट थी वो वहाँ पर रूलिंग पार्टी के रूप में नज़र आई। देखिए उसके बाद आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई। देखिए ये जो पार्टी है 1925 में इसका गठन हुआ था। तो मार्क्सवाद हैं, लेनिनवाद हैं, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था इस पार्टी के लोगों में होती है। अलगाववाद और सांप्रदायिक ताकतों के ये बहुत ज़्यादा विरोधी होते हैं। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। जबकि 1964 में देखिए इस पार्टी में क्या हुआ था कि एक फूट डल गई थी। इसके बाद इसका जो ग्रोथ थी इसकी वो बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अभी भी इसकी जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है, वहाँ पर ये ठीक काम कर रही हैं। और देखिए फ़िलहाल जो इसका समर्थन है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जब 2019 में इलेक्शन कराए गए तब इन्होंने 2 सीटें ही, केवल 1% वोट और केवल 2 सीटें ही यहाँ पर प्राप्त की थी लोकसभा इलेक्शन में। और उसके बाद ये जो पार्टी है अपना जो स्ट्रॉन्ग है पंजो था इसका, यानी कि जो ताकतें थी इसकी वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं इस पार्टी की। देखिए उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। देखिए ये जो पार्टी है 1964 में स्थापित की गई थी। देखिए 1964 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और मार्क्सवाद लेनिनवाद की इसमें के जो विचार हैं उनकी आस्था इसमें रखी जाती है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के ही विरोधी होते हैं। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य जो है उसको साधना चाहते हैं, पाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक चुनावों को ये बहुत ज़्यादा सहयोगी और उपयोगी मानते हैं। और देखिए पश्चिमी बंगाल, केरल और त्रिपुरा में इसकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ज़्यादातर ये जो पार्टी के जो लोग हैं वो देखिए एक तो फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर एंड इंटेलिजेंट्रिया। देखिए जो बहुत ज़्यादा जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, खेतीहर लोग हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बीच में इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और देखिए ये जो पार्टी है उनका जो क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमी पॉलिसीज द अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। और ये जो पार्टी है ये चाहती है कि देश में जितनी भी पूंजी है, सामानों का जो आना जाना है उसकी जो अनुमति है वो बिल्कुल फ्री कर दी जाए। यहाँ पे लाने ले जाने के सामानों पर किसी तरह का कोई टैक्स ना लगाया जाए। और देखिए ये जो पार्टी है 34 ईयर्स इसमें यहाँ पर विदाउट ब्रेक के यहाँ पर वो काम इन्होंने लगातार अपना किया है। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी ये पार्टी ने 1.7% जो वोट था वो इनको मिले और यहाँ पर 3 सीटें इनको प्राप्त हुई थी। देखिए जिसमें नेक्स्ट पार्टी हमारी आती है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को नाम तो मोस्टली सभी बच्चों को पता ही होगा और आमतौर पर इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। और यह है विश्व की दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है, पुराने दलों में से एक है। और 1885 में इस पार्टी का गठन किया गया था और कई बार इस पार्टी के विभाजन भी हुई, कई बार इसको मतलब स्प्लिट्स भी किया गया, तोड़ा भी गया, लेकिन फिर भी ये पार्टी लगातार अपने काम किए जा रही है। और आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में, है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक निरपेक्षता या लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में हेल्प की थी। और देखिए 1977 तक लगातार
और 1980 तक जो ये पार्टी थी, और फिर से यानी कि 1977 तक तो इसने लगातार काम किया ही था आज़ादी के बाद से, लेकिन 1980 से फिर से इसने लगातार 1989 तक अपने कामों को यहाँ किया। और आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन। देखिए 1989 के बाद इसमें जो जन समर्थन था, लोगों का जो सपोर्ट था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो गया था, और अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों को अपना आधार बनाए हुए थे। यानी कि डिक्लाइन होने के बाद भी इसने जो पकड़ थी अपनी, वो यहाँ पर मजबूत बनाए रखी थी। और अपने जो उनके विचार थे इनकी, वो लोगों के बीच में अभी भी थे। और इस दल ने जो धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग थे, उन्हें उनके जो हित था उसका ही अपना एक प्रमुख मुख्य एजेंडा जो था, इन्होंने यहाँ पर बना के रखा था। और यह जो दल था नई आर्थिक नीतियों का भी समर्थक है, और कई बार ये लोगों को सचेत भी करता है कि कई बार क्या होता है कि जो नई नीतियाँ आती हैं उसमें कमज़ोर वर्ग, गरीब लोगों पर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है गलत। तो ये इसको भी बहुत ध्यान से रखे हुए थी कि इसका जो बुरा असर है वो लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, वीकर सेक्शंस पर। और देखिए इसमें जो लीडरशिप इन्होंने की है, लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019। और देखिए 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इसमें इन्होंने 52 सीटों से इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की थी। जो नेक्स्ट पार्टी आती है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी कि एनसीपी। देखिए ये जो पार्टी है हमारी नेक्स्ट एनसीपी, इसमें फॉर्म्ड इन 1999। देखिए ये जो पार्टी थी वो 1999 में फॉर्म्ड हुई थी। और कई बार क्या हुआ कि इस पार्टी में जो टूट फूट थी वो बहुत ज़्यादा होती रही थी। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता के ये आस्था रखने वाले जो लोग थे इसमें, और इसमें इस पार्टी को बहुत ज़्यादा ताकत इधर नहीं मिली, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में इसके पास प्रमुख ताकत होने के साथ ही ये मेघालय, मणिपुर और असम में भी बहुत ज़्यादा अपना दबदबा बनाए हुए है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भी इसकी भागीदारी है, और 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में भी इसकी साझेदारी है। देखिए यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, आप इस मैप को अच्छे से देख लें एक बार, और कोशिश करें समझने की। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके क्या चैलेंज है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। देखिए लोकतंत्र के कामकाज तो हमने देखे ही हैं, कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है ये यहाँ पर हमने देखा है। लेकिन जो दल हैं वो लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के जो कामकाज हैं उसकी जो गड़बड़ियाँ होती हैं, यानी कि जो गलतियाँ होती हैं, उसके लिए जो राजनीतिक दल हैं वही पूर्ण रूप से दोषी पाए जाते हैं। यदि हम बात करें कि अगर पूरी दुनिया में लोग इस बात को कहते हैं कि वो इस पार्टी से नाराज़ है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक दल अपना काम ढंग से नहीं करते। ये भी लोगों का एक मुख्य पॉइंट, जो मेन पॉइंट होता है वो होता है। और हमारे जो लोकतंत्र है उसमें यह भी बात लागू होती है कि आम जनता की जो नाराज़गी है, वो जो क्रिटिसाइज़ करती हैं पार्टीज़ को, वो उनके काम काजों को 4 जो पहलू होते हैं, यानी कि 4 जो उनके तरीके हैं उसके आधार पर करती हैं। देखिए जो लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए जो राजनीतिक दल है उसको कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें जीत हासिल करनी है तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, ये तो 100% है। देखिए इसमें जो सबसे पहला आता है, पहली चुनौती आती है, पहली चुनौती में आता है हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि पहली चुनौती जो है वो है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। ठीक है, सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि जो सारी ताकतें हैं वो कुछ जो नेता लोग हैं उन्हीं के हाथों में रह गई हैं। पार्टी की जो अन्य सदस्य हैं उनको इसके काम काजों के बारे में बहुत कम पता होता है, यानी कि जो मेन लीडर्स हैं वो अपने हाथ में ही सारा कामकाज रखना चाहते हैं। और यहाँ पर ना तो जो इनकी मीटिंग्स होती हैं ना तो ढंग से वो कराई जाती हैं, ठीक है, और ना ही इनके जो सदस्य हैं उनके पास इस बात की
रेगुलर जानकारी होती है कि क्या आगे की इनकी प्रक्रिया है, क्या आगे काम किए जा रहे हैं। और इसके जो आंतरिक चुनाव हैं वो भी नहीं किए जाते, इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। और जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे जो उनकी सूचनाएं होती हैं उनको भी यहाँ साझा नहीं किया जाता, उन्हें बताया ही नहीं जाता है कि क्या कामकाज हो रहे हैं। और जो सामान्य कार्यकर्ता है वो इनसे अनजान ही बने रहते हैं। और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उनके पास कौन से नेताएं हैं, कौन से बड़े फैसलों पर वो अपना निर्णय लेने वाले हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं, उसके बारे में कुछ भी इनको बताया नहीं जाता है। और ना ही कोई ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू जो पार्टी के अन्य मेंबर्स हैं उनको ये सारी बातें बताई जाएं। और लेकिन जो कुछ खास नेता होते हैं उनके पास ही ये सारी जो ताकतें होती हैं वो उन्हीं के पास होती हैं, जो असली ताकत है वो भी उन्हीं के पास होती है। और जो अन्य पार्टी में के जो लोग हैं वो असहमत होते हैं, बिल्कुल उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ, देखिए उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ अपने कामों को करना, कि वो कैसे डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कैसे करें, कैसे वो अपनी पार्टी के जो सिद्धांत हैं और जो निष्ठा है उसको बनाए रखें। देखिए इसमें जो सेकंड जो चैलेंज आता है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। देखिए डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है यहाँ पे वंशवाद की चुनौती। वंशवाद यानी कि आपको पता होगा कई बार क्या होता है कि एक नेता है तो वो अपनी ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको, परिवार के सदस्यों को ही वहाँ पर काम काजों में लगाने की कोशिश करता है। और अधिकांश जो दल है वो अपना कामकाज ट्रांसपेरेंसी के तरीके से बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि वो लोगों को पता ही नहीं चलने देते काम करने का जो उनका तरीका है वो क्या है। और जो लोग होते हैं, नेता लोग जो होते हैं, वे काफ़ी अनुचित लाभ उठाते हैं इस चीज़ों का। और जो उनके नज़दीकी लोग होते हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी फैमिली के जो लोग होते हैं वो उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और अनेक दलों को क्या कर देते हैं, वो पीछे छोड़ते चले जाते हैं और उन्हें आगे निकलने का मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन जो उनकी जो फैमिली के जो खास लोग होते हैं वो उनको हमेशा जो हाई लेवल के जो उनके पद होते हैं वो वहाँ पर उनको पहुँचा देते हैं। और अन्य सदस्यों के साथ वो क्या करते हैं, अनजस्टिफाई बिहेवियर करते हैं, वो उनको पता ही नहीं चलने देते हैं कामकाज के तरीक़ों के बारे में। और लोकतंत्र में यह बात भी अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें अनुभव और बिना ये कह सकते हो कि आप लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, उसके बिना ही जो उनके ऑक्यूपाई हैं पोजीशन की वो फुलफ़िल यहाँ पर करा दी जाती हैं। देखिए जो इसमें थर्ड हमारी जो चुनौती है वो है मनी एंड द मस्कुलिन पावर। देखिए तीसरी चुनौती जो है दलों की वो ये है कि पैसा और आपराधिक तत्वों की इसमें जो है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है पार्टी के अंदर। क्योंकि जो पार्टी है वो सारी जो चिंता है चुनाव जीतने में ही लगा देती है, अपने जो कामकाज है और जो पैसा है उसका नाजायज़ तरीके से वो फ़ायदा यहाँ पर उठाते हैं। और ऐसे में वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो, जो चुनाव प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली जो कंपनियां हैं और अमीर लोग हैं उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर करती हैं। कई बार पार्टी जो है चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों को भी समर्थन कर देती हैं, उनकी मदद लेती हैं ताकि वो चुनाव को जीत सकें। और दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन, लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियां की ही जो अहम भूमिका है वो निभाए जाने की भी चिंता यहाँ पर सबसे बड़ी हो जाती है। देखिए इसमें जो फोर्थ जो चैलेंज है वो है मीनिंगफुल चॉइस। देखिए जो चौथी जो पार्टी की जो चुनौती है उसके बीच जो है विकल्पहीनता की स्थिति है यहाँ पर। देखिए सार्थक विकल्प का मतलब जो होता है वो ये है कि विभिन्न पार्टियों की नीति और कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंतर हों, ठीक है। इसमें डिफरेंसेस होने चाहिए पार्टियों में, और जो इनके विचार हैं उसमें भी अंतर कम से कम होता जा रहा है। और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को आजकल मिल रही है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कि ब्रिटेन में, जैसे ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस केवल क्या है कि ब्यूरो का ही अंतर रह गया है।
कि जो पार्टी नीतियां हैं कैसे बनाई जाए, उन्हें कैसे लागू किया जाए, अपने देश की सभी बड़ी पार्टियों के बीच जो आर्थिक मसले हैं उनका अंतर कम से कम कैसे किया जाए। लोग जो हैं इससे अलग नीतियां चाहते हैं, उसके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और इस तरह से जो ये चैलेंज है ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है और इनको चैलेंज को कम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ कैन पार्टीज़ रिफॉर्म्ड, यानी कि दलों को कैसे सुधारा जाए, कैसे उनको रिफॉर्म किया जाए। देखिए कई बार चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों को सुधारा जाए, उनमें बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकताएं भी होती रहती हैं समय समय पर। ऐसे में सवाल ये है कि राजनीतिक दलों को दल जो हैं वो सुधरने को क्या तैयार हैं, चाहते हैं वो वास्तव में कि हम सुधर जाएं। अगर वे तैयार नहीं हैं तो उन्हें सुधारने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे ये पार्टियां सुधर जाएं। और दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर भी परेशान हैं। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसानी से शायद ही मिल पाएगा। तो देखिए इन्हें सुधारने के लिए अगर हम कोशिश करें तो वो किस तरह की कोशिशें यहाँ पर की जाएंगी। देखिए सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो देखिए फर्स्ट है इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्शन MLA एंड द MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। देखिए विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है और निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके मंत्री पद या पैसे का लोभ या जो लालच है उसमें दल बदल करने में आई तेज़ी को देखने पर ऐसा किया गया है। यानी कि बहुत ज़्यादा वो लोग क्या कर रहे थे, चेंजेस कर रहे थे, अपने दलों को अदला बदली कर रहे थे। और ऐसे में नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायकों को अपनी सीट भी गंवानी यहाँ पर पड़ सकती है। इसलिए वो अब जल्दी जल्दी क्या है अपनी जो सीटें हैं उसको चेंज यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। और इस नए कानून के बनने से इस जो दल बदल में कमियां भी बहुत कमी आई है और इससे पार्टी में विरोध का जो वॉल्यूम थी उस पर उठाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो पार्टी है उसका नेतृत्व जो करता है, यानी कि जो उस पार्टी के फैसला करता है सांसद और विधायक, उसको भी इससे मानना ही पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, यानी कि अपने दल चेंजेस करते रहते हैं लगातार, तो उनको अपनी पार्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड द क्रिमिनल्स। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसका प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में है कि लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, यानी कि जितनी भी उनके पास संपत्ति है उसका लेखा जोखा एक शपथ पत्र के आधार पर अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। और इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो भी अवेलेबल हो जाती हैं पब्लिक के पास। लेकिन पर जो उम्मीदवार द्वारा दी गई जो सूचनाएं ये सही है या नहीं है, इसकी जांच की व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कर सकते कि इसमें व्यवस्था के बन जाने से जो राजनीतिक स्तर पर जो अमीर और आपराधिक प्रवृत्ति का जो प्रभाव है वह घटा है या नहीं घटा है। इस पर हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ अभी कोई बात नहीं कर सकते हैं। देखिए जिसमें तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, इसमें द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इकोनॉमिक टैक्स रिटर्न्स। देखिए चुनाव आयोग ने एक और आदेश जारी किया कि जो सभी दलों के लिए एक संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना भी जरूरी हो गया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही होता है। यह बात अभी भी क्लियर नहीं कही जा सकती कि इससे जो राजनीतिक दल है वो इंटरनली रूप से जो लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है या नहीं। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं अक्सर, और कई सुझाव भी समय समय पर दिए जाते रहे हैं। देखिए जो नेक्स्ट है इसमें, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेटेड द इंटरनल अफेयर्स टू पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए राजनीतिक दलों के जो आंतरिक कामकाज हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, उसको कानूनी बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की एक सूची बनाएं, एक लिस्ट मेंटेन करें और संविधान का उसमें पालन भी पूरी तरीके से
किया जाए। जो पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र जो प्राधिकारी है उसको बनाया जाए और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराया जाए। यह व्यवस्था जो है वो अनिवार्य रूप से यहाँ पर लागू की जानी चाहिए। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। देखिए राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात यानी कि करीब 1/3 जो टिकट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण का होना अनिवार्य किया गया है। देखिए जो नेक्स्ट है, देयर शुड बी स्टेट फाउंडेड ऑफ इलेक्शन। चुनाव का जो खर्च है वो क्या करें, सरकार उठाए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। और देखिए जो सरकार है दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दें। यह जो मदद है, उनकी जो हेल्प है वो पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में जो मिले उनके जो वोट हैं उसके अनुपात के आधार पर भी उनको ये पैसा दिया जा सकता है। देखिए लास्ट में जो इसका पूरा सार निकल के आता है वो आपको थोड़ा शॉर्टली मैं बता देती हूँ। देखिए जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए सुझावों को नहीं माना है। राजनीतिक दलों ने अभी भी इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया है तो संभव है कि इससे कुछ सुधार तो हो ही जाएंगे, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज जो कानूनी व्यवस्था है वो बना देना ही काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, कि अगर कानूनी व्यवस्थाएं बना दी और उनको लागू तो कराए नहीं तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो लेकिन जो लोग हैं, कानूनी दल हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ तरीके ऐसे ढूंढ लेते हैं कि जिससे कि वो वहाँ से बच के निकल जाएं। और इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने में असहमत होंगे जिससे वे पसंद नहीं करते हैं। यानी कि उनके पास भी ऐसा ऑप्शन अब नहीं बचेगा अगर वो इन चीज़ों को मान लेते हैं। 1-2 तरीके हैं जिनमें राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका जिसमें राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का, यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए भी किया जा सकता है। और उसके बाद जो ऑर्डिनरी सिटीजन है यानी कि जो आम नागरिक हैं वो दबाव समूह पर दबाव बनाएं, आंदोलन करें, मीडिया के माध्यम से भी वो अपनी बात को मनवा सकते हैं। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जो जनाधार है वो गिर रहा है या उनकी छवि ख़राब हो रही है तो इसे लेकर वे गंभीर ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब लोग जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और जो हमारी छवि है वो ख़राब होती जा रही है। ठीक है, तो इससे भी वो सुधर जाएंगे। और दूसरा तरीका इसमें यह है कि सुधार की इच्छा रखने वाले लोग खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो, जो खुद चाहते हैं कि नहीं हमें सुधरना है और हमें देश के लिए कुछ अच्छा काम करना है। लोकतंत्र की गुणवत्ता यानी कि जो उसकी क्वालिटी है डेमोक्रेसी की, वो लोगों की भागीदारी भी से भी तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीतिक में हिस्सा न लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो खुद भी राजनीति में हिस्सेदारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति अगर वो चाहते हैं तो इस पर खुलकर चर्चा करें, बात करें। और इससे ज़्यादा जो और ज़्यादा चर्चा हम खुल करके करेंगे राजनीति के बारे में वो हम लास्ट चैप्टर में करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और सपोज़ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं।